हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो भाई आपका जो चैप्टर है वो चल रहा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास वाला चैप्टर, और साथ ही साथ आपका है लेक्चर नंबर आज 2। तो जिन बच्चों ने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है प्लीज़ उसको जाके देख लो, एंड साथ ही साथ क्या कर लेना है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर लेना है आपको, आप जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उनके नोट्स बना लेने हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनको नोट डाउन भी कर लेना है। ओके, इतना काम आपको कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले फटाफट से क्या कर लेना है, क्लास को बच्चा लोग शेयर कर देना है। फटाफट से शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप्स में जल्दी से। आज आप एक शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से फटाफट से जल्दी। चलिए भाई जल्दी जल्दी जल्दी, आनुवांशिकता एवं जैव विकास ये जो आपका चैप्टर है इसका आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2। उससे पहले फटाफट से शेयर कर दें ताकि जो अभी तक क्लास में हमसे नहीं जुड़े हैं वो फटाफट से क्लास में हम लोगों से जुड़ जाएं, जल्दी से फटाफट से। चलिए 1 मिनट वेट करते हैं, है ना, ताकि सारे बच्चे लोग आ जाएं जल्दी से। और याद रखना बेटा, जितना बता रही हूँ उतना करके जाना है। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा 1 नंबर भी तुम्हारा नहीं कटेगा, ठीक है। जितना बता रही हूँ उतना करके जाओगे। तुम्हारे बायोलॉजी की तो मैं अगर गारंटी लेती हूँ तुम्हारा एक क्वेश्चन तुम्हें बाहर से नहीं मिलने वाला है ना। बस जितना बता रही हूँ उतना अच्छे से करना है। चलिए शुरू कर देते हैं फिर, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए ना छोटी सी अनाउंसमेंट है जो कि है विजेता बैच को लेकर। तो अभी तक जिस भी बच्चा पार्टी ने यहाँ पे विजेता बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से बेटा विजेता बैच को ज्वाइन कर लें, ताकि यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि क्यों ज्वाइन करना है, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं एंड बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो भी एक अच्छी तैयारी। तो वो आपको कहाँ पर कराई जाती है, वो आपको रह जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहे हैं प्रॉपर नोट्स, यानी कि डिटेल में नोट्स तो मिलेंगे, शॉर्ट रिवीजन लेक्चर भी मिलेंगे, 1 शॉट रिवीजन क्लासेस, टीचर स्लाइड्स, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। इवन आपकी यहाँ पे बेटा सबसे अच्छा जो मुझे फीचर लगता है मतलब वो लगता है मैराथन का, जहाँ पे टीचर लगातार 6 से 7 7 8 8 9 9 घंटे लगकर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा कोर्स को तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कर सकते हैं कॉल। नंबर है 0124715850। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आ जाइए जल्दी से। सबसे पहले देखिए कि लास्ट इससे पहले यानी कि लेक्चर नंबर 1 जब हुआ था बेटा, तो उसमें मैंने आपको आखिर क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। तो अगर मैं आपकी बात करूँ लेक्चर नंबर 1 की, तो लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको बताया था कि आखिर आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं बेटा, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं आखिर ये होते क्या हैं। आपको मैंने बताया बेटा आखिर डीएनए क्या होता है ना। फिर मैंने आपको बताया कि गुणसूत्र क्या होते हैं, एंड यहीं पे मैंने आपको बताया कि आखिर बेटा आपके जीन क्या होते हैं, है ना, विभिन्नता क्या होती है, ठीक। विभिन्नता के अलग अलग प्रकार होते हैं जो कि आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। जितना आपके कोर्स में उतना आपको प्रॉपर बताया जाएगा। ओके, चलिए तो अब यहीं पे हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहली चीज़, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बेटा मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी विभिन्नता की, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होती है आखिर इसकी डेफिनेशन लिखी कैसे जाएगी, तो वही चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज़, जितने पॉइंट्स मैं आपको बहुत ध्यान से बताऊंगी वो सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्या कर लेने हैं, बहुत ध्यान से उन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है ना। एंड इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ यहीं पे अगर हम बात करें कि आखिर विभिन्नता की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो ध्यान से देखो, ये तो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। अब हमें क्या जानना है बेटा कि आखिर विभिन्नता की डेफिनेशन क्या होगी और विभिन्नता का आखिर महत्व होता क्या है, क्लियर है। तो ये चीज़ हमें जाननी है, तो इसको जानते हैं। एंड आपका डेफिनेशन जो है बेटा वो आपके सामने है, क्लियर। तो विभिन्नता क्या है बेटा, जैव विकास का जो है आपका, ये क्या हो जाते हैं, जैव विकास का आपका आधार है। लाभदायक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप नई जातियों का विकास होता है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नताएं दोनों ही नए जीवों के लक्षण एवं विकास हेतु क्या होती है, महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। इसको बेटा फटाफट से आपको क्या करना है, फटाफट से इसको नोट डाउन करें, तेजी के साथ फटाफट से इसको नोट डाउन करना है, जल्दी से बेटा, जल्दी से तेजी के साथ, ताकि हम इसमें आगे बढ़ें, है ना। जल्दी से फटाफट से, जल्दी, चलो जल्दी से, हो गया।
चलिए, तो ये तो आपने लिख लिया। अब विभिन्नता की डेफिनेशन लिख लो एक बार, क्या इसकी डेफिनेशन आपकी बन जाएगी? ठीक है, कि भाई आखिर बनती क्या है कि माता पिता, ठीक है, क्या बन जाती है बेटा कि माता पिता के वंशागत लक्षणों, वंशागत लक्षण वही है आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, ठीक है, वंशागत लक्षणों के किसमें बेटा? संतान में, ठीक है, संतान में जाने के बावजूद, किसमें बेटा? आपके संतान में जाने के आखिर बावजूद क्या होता है कि यानी कि अगर हम बात करें, संतान में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से एकदम भिन्न हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें वही लिखना है कि भाई वंशागत लक्षणों के संतान में जाने के, ठीक है, बावजूद संतान में कुछ क्या होते हैं, यानी कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो किससे होंगे बेटा? जो बिल्कुल माता पिता से, ठीक है, क्या हो जाते हैं? माता पिता से एकदम भिन्न होते हैं, ठीक है, तो बेटा यही हमारा क्या कहलाया जाता है? यही हमारा जो कहलाया जाता है, यही हमारा विभिन्नता, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि भाई यही क्या है? आपकी विभिन्नता है। ओके है, क्लियर है? तो ये आपकी बन जाएगी बेटा क्या? विभिन्नता की डेफिनेशन। और विभिन्नता का आखिर महत्व क्या होता है उसमें आप ये लिखेंगे। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि विभिन्नता बेटा मैंने पहले आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा दिया था। तो उसके बाद महत्व की बारी आती है, महत्व में आप ये लिखेंगे। एंड साथ ही साथ बेटा यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी है। इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस आपको ये लिखना है कि विभिन्नता कहलाती है। तो माता पिता के क्या हो जाते हैं बेटा? वंशागत लक्षणों के, माता पिता से जा रहे थे लक्षण। लास्ट वाला लेक्चर अगर लिया है आपने ध्यान से तो आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है। माता पिता के जो वंश, यानी कि जो माता पिता से किसी बेटा जो बच्चों में जा रहे थे, तो वो लक्षण संतान में जाने के बावजूद हम देख रहे थे कि बच्चा जो है, क्या आपने देखा कि भाई जो बच्चा था उसमें सिर्फ वही लक्षण थे जो मम्मी पापा के हैं, कुछ अलग भी थे, है ना, अलग भी थे। तो वो जो लक्षण थे, ठीक है, वो लक्षण क्या लेकर आ रहे थे? वो बिल्कुल माता पिता में थे ही नहीं, वो बिल्कुल अलग थे। वही क्या थी? विभिन्नता थी। और विभिन्नता क्यों जरूरी है आना? सबसे पहली चीज, विभिन्नता जो होती है बेटा किसका? जैव विकास का आधार होती है, ठीक है, क्लियर। इससे क्या होता है बेटा? नई जातियों का आपका विकास होता है, ठीक है। अगर सोचो कि एक ही चलती रहेगी फिर तो एक ही जाति रहेगी, विभिन्नता नहीं होगी तो क्या होगा कि एक जाति जो चल रही है वही चलती रहेगी, अलग अलग जाति कैसी बनेगी? नई जाति का विकास कैसे होगा? है ना, विकास कब होगा? जब कुछ अलग हो वहां पे होगा। तो बस सिंपल, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ पर आ जाता है आपका, आपको डेफिनेशन बेटा ये वाली अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन थी, ये महत्व था, अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है आनुवंशिकता। हमें बहुत अच्छे से पता है क्या कि जो भाई माता पिता होते हैं, ठीक है, क्या देखा हमने कि भाई जो माता पिता होते हैं उनसे लक्षणों में क्या जा बेटा उनसे क्या जा रहे थे? जो उनके लक्षण थे वो बच्चों में जा रहे थे, जिसको हमने क्या बोला था? आनुवांशिक लक्षण। क्या बोला था बेटा? आनुवांशिक लक्षण। तो आनुवांशिक लक्षण जो थे ये कौन से लक्षण होते हैं बेटा? जो एक पीढ़ी से आपके दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक। चलो अब यहीं पे मैं अगर आपसे पूछूं बेटा मुझे ये बताओ कि आखिर आप इसकी आनुवांशिकता की डेफिनेशन को किस तरीके से आप लिखोगे? बताओ किस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे? बताओ क्या डेफिनेशन लिखोगे? बताओ क्या डेफिनेशन लिखोगे? चलो खुद ही बताओ आप, क्या डेफिनेशन आप लिखेंगे? सोचो सोचो क्या डेफिनेशन लिखोगे? आखिर क्या डेफिनेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी? बताइए, खुद सोचो। आनुवांशिक तो बेटा मैंने लास्ट में आपका जो L1 में पढ़ाया था ना। चलो लिखें इससे। अच्छा जनक कौन होता है? बताओ बेटा, जनक कौन होते हैं बेटा? हाँ जी, जनक कौन होता है? जल्दी से बताओ फटाफट से, आखिर जनक होते कौन है? हाँ जी, कौन होता है बेटा जनक? तो जनक कौन होते हैं? जो जन्म देता है।
सिंपल। तो जनकों से उनके किसमें बेटा, कि जनकों से उनके संतानों में, संतान कौन है, जिसने जन्म लिया है भाई, सिंपल सी बात। ठीक है, संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, फिर इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से, क्लियर, क्या जाते हैं बेटा, पैतृक गुणों का संचरण, किसका, पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाया जाता है, आपका आनुवंशिकता कहलाया जाता है। क्लियर है, क्या कहलाया जाएगा, बिल्कुल ये आपका कहलाया जाता है आनुवंशिकता। क्लियर ये चीज यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है बेटा, लिख लीजिए इसको। हाँ जी, आनुवंशिकता कहलाया, ठीक, बिल्कुल क्लियर है बेटा, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है देखने में। ठीक है, चलो अब यहीं पे इसको एक बार समझ लें बेटा, जनक कौन था, जिसने जन्म दिया था। अब उनके संतानों में भी पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहे थे, मैंने बोला ऐसे लक्षण कौन से, आनुवांशिक लक्षण। यही चीज क्या है आपकी, यही चीज तो आनुवांशिकता कहलाई जाती है। संचरण क्या है कि भाई जाना, ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए, यही आपका आनुवांशिकता कहलाया जाता है। अब यहीं पे बेटा एक टर्म आता है आपका, एंड वो टर्म आ जाता है आनुवांशिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था उसी के आगे आपको ये नोट्स बनाने हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि इसकी आपको परिभाषा आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। क्लियर है, ये डेफिनेशन आप अपनी कहाँ पे लिखेंगे बेटा, कॉपी में लिखेंगे। एंड अब इधर आ जाइए फटाफट से, किस पे, हाँ जी भाई, अब आपको आ जाना है जल्दी से, कहाँ पे आ जाना है बेटा, हाँ जी, इस आनुवांशिकी पे। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो अच्छा, आनुवांशिकी किस किस को पता है आनुवांशिकता और आनुवांशिकी क्या है, बताओ क्या होता है आनुवांशिकता, अगर मैं बात करूं, और आनुवांशिकी की, तो ये आखिर होते क्या हैं, बताओ क्या होते हैं। जेनेटिक्स सुना है, किस किस ने सुना है, जल्दी से बताओ। जेनेटिक्स जो ये वर्ड है, ये किस किस ने सुना है बेटा। ये चैप्टर थोड़ा जो है मैं आपको बता दूं पहली, ये चैप्टर जो है थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट है नहीं, इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। एंड डोंट वरी, इस चैप्टर में वन शॉट रिवीजन भी बहुत जल्दी कराऊंगी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। कभी आप ये सोचो ना कि अरे मैम हम कैसे करेंगे, हमें तो समझ नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छे समझ आएगा। ठीक है, क्लियर, चलो। तो आनुवंशिक जेनेटिक्स क्या है, देखो आनुवंशिकता क्या था कि भाई जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे, वही हमारा आनुवंशिकता कहलाया जाता है। अब आनुवंशिक जो, ये मान लो कि बेटा ये एक विषय है, सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे अभी आप साइंस के अंदर क्या करते हो, जैसे कि अभी आप साइंस के अंदर पूरी साइंस की चीज़ों को पढ़ते हो, इंग्लिश के अंदर आप इंग्लिश को पढ़ते हो, मैथ्स के अंदर आप मैथ्स के क्वेश्चंस करते हो, है ना, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से होता क्या है कि आनुवंशिकी, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं जेनेटिक्स, ये एक प्रकार का विषय है। जब आप 12th करके जाओगे ना, तो ये आपका, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी वगैरह या कुछ भी करते हैं, तो एक अलग से एक सब्जेक्ट होता है मेन। तो इसमें आप क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों का आप क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों का करते हैं आप अध्ययन। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को आप क्या करते हैं बेटा, इसमें अध्ययन करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। तो उसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, अगर हम इसकी बात करें, बताओ क्या बनेगी, बताओ क्या बनेगी, बताओ क्या बनेगी, तो लिख लीजिए इसको। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता, विभिन्नता पढ़ के आए थे हम, पढ़ के आए थे ना। ठीक है, विभिन्नता का अध्ययन किसमें, इसमें हम जब, यानी कि इनका विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की, किसमें, जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अंतर्गत बेटा, जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं,
क्लियर है वहाँ पे? तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं वही आपका आनुवांशिकता कहलाया जाता है। क्लियर? यानी कि जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, प्रॉपर लिख ही लो इसको, ठीक, अंतर्गत, ठीक है, करते हैं। क्लियर है? जिसके क्या करते हैं, इस शाखा के अंतर्गत करते हैं वही आपका क्या होता है, ठीक है, क्या क्या कहलाया जाता है, बस आनुवंशिकी या जेनेटिक्स आपका कहलाया जाता है। सिंपल। यहाँ तक चीज़ क्लियर? जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से अगर चीज़ क्लियर है तो, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। तो क्या हो गया कि भाई आनुवांशिकता एवं विभिन्नता, हमने विभिन्नता भी पढ़ लिया, आनुवांशिकता भी, तो इनके बारे में अध्ययन जो है हम जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की को बेटा कोई एक शाखा नहीं है, अलग अलग शाखाएं हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो आपका क्या होता है, जेनेटिक्स, या आप उसको कह देते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें आनुवांशिकी, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ सोचो कि भाई जब भी कोई एक नई चीज़ की खोज होती है कोई ना कोई करता ही है, करता ही है ना। अगर हम बात करें भाई जैसे कोशिका किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। हम बात करें भाई बताओ इसको किसने खोजा, तो आपको पता होना चाहिए भाई केंद्रक को भाई इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। कोई और चीज़ ने किसने, कोई ना कोई साइंटिस्ट होता है। तो भाई जब ये चीज़ पता लगी कि जब ये चीज़ देखी गई कि भाई ठीक है जनन हो रहा है, लेकिन ये जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आखिर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये कैसे प्रूफ, क्योंकि साइंस क्या मांगती है, साइंस जो होती है बेटा साइंस मांगती है प्रूफ, है ना, कि अगर ये चीज़ हो रही है कैसे हो रही है। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ पे हुई। क्या चीज़ हुई कि भाई अगर ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया। अच्छा, किसी को पता है? यार चैप्टर पढ़ रहे हैं आप तो बताइए, किसी को पता है? बताओ बताओ। चलिए, तो भाई वो थे कौन, यानी कि आनुवांशिकी के पिता कौन कहलाए जाते हैं, लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। जेनेटिक्स जो हमने लिखा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता। तो बेटा ये हैं आपके मेंडल, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है बेटा? इनका पूरा नाम होता है सर, ठीक है, क्या नाम होता है इनका? इनका पूरा नाम आ जाता है सर ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। क्या हो जाता है कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो है बेटा वो किनका, इनका पूरा नाम होता है। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से नोट डाउन, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं अब, जल्दी से। जल्दी से जल्दी से, अभी तक कितने पॉइंट्स देखे एक बार उनको फटाफट से हम सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो, तो हमने स्टार्ट किया था भाई यहाँ से, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था आनुवंशिकी, यानी कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, और विभिन्नता क्या है। तो हमें जाना था विभिन्नता का आखिर महत्व क्या है। एंड एक पॉइंट और भी था, अगर आपका याद हो, मैंने आपसे बोला भी था कि बेटा एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है कि विभिन्नता आई तो कैसे आई, तो बेटा डीएनए जो होता है उसमें कुछ क्या होते हैं। आप सोचो कि मैंने यहाँ पे एक 1 2 3 लिखा, अब मैं इसको 2 3 1 कर दूँ, क्या कुछ चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ऐसे डीएनए में कुछ सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को भाई यहाँ पे वहाँ पे उनको आपके डीएनए जो होते हैं उसमें होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक ATGC, इनका एक सीक्वेंस होता है, वही सीक्वेंस थोड़ा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिंपल, अभी इतना ही जानो, डिटेल में जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आप इनको पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई विभिन्नता का आखिर महत्व क्या होता है, कि भाई विभिन्नताएं क्या है, जैव विकास का आधार है, जो कि मेन पॉइंट है आपका, ठीक है। इसी के फलस्वरूप क्या होती है बेटा, जितनी भी नई जातियाँ होती हैं उनका विकास होता है। फिर बात आई थी कुछ बच्चों को डेफिनेशन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं कुछ डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ। एंड एक डेफिनेशन आपको मैंने लिखवा रही हूँ, एंड आपके सामने है क्या, कि भाई माता पिता के वंशागत लक्षणों, ठीक है, कि संतान में जाने के बावजूद भी कुछ ऐसे, यानी संतान में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से बिल्कुल एकदम अलग होते हैं, उनमें होते ही नहीं है। भिन्न का मतलब क्या होता है बेटा?
अलग। ठीक है, तो ये सब शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये यहीं से तो हुई थी भाई। अच्छा जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, साइंटिस्ट पे भी हमने देखा, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने ये पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया। उसी के बाद हम आए थे आनुवांशिकता पर कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। बता मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में दिया था, बट डेफिनेशन लिखवानी थी, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि जनक जो थे, जिनको जो जन्म दे रहे हैं, और जो संतानें हैं, यानी कि जो जन्म ले रही हैं, तो जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, युग्मक थे भाई, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, दोनों मिले, यानी कि तब वही लक्षण जब निषेचन हुआ उन दोनों के मिलने से जाइगोट बना, और उसी से क्या बनता है, बेबी बनता है ना। तो यानी कि जो जनक थे उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से क्या हो रहा है, पैतृक गुणों का संचरण, यानी कि वो जो गुण गए हैं, यही हमारा आनुवांशिकता था। वो लक्षण क्या है, क्या आनुवांशिक लक्षण, और उसको आप क्या बोल रहे हो, आनुवांशिकता बोल रहे हो। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसकी परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको एज इट इज़ आपको नोट डाउन करने, कुछ भी चेंजेस नहीं करने, एग्जाम में आती है 1 नंबर की, आप सीधा लिख कर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं किसकी, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स की। ये क्या है, मैंने बोला बेटा एक विषय है, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं साइंस की चीज़ें, इंग्लिश में पढ़ते हैं हम इंग्लिश की चीज़ों को, हर जगह हम यानी कि जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी चीज़ें पढ़ते हैं, मैथ्स में मैथ्स की कैलकुलेशन को देखते हैं। उसी तरीके से आनुवांशिकी या जेनेटिक्स ये वो विषय है, ये आप कह सकते हो ये वो शाखा है। ठीक है, विषय तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज बोली, आप कह सकते हो ये वो शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी कि जिसके अंदर हम आनुवांशिकता एवं विभिन्नता इनका अध्ययन करते हैं। यानी कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन, बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन जिस जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं बेटा, आपका इसका अगर हम बात करें आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, वो हमारी आनुवांशिकी कहलाती है, और इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं जेनेटिक्स। आपको दोनों में इसकी भी अगर मैं बात करूं परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक, चलो अब आगे आओ। अब हमने देखा भाई कौन से साइंटिस्ट है, क्योंकि जब कोई ना कोई नई चीज़ की खोज होती है तो भाई कोई ना कोई साइंटिस्ट तो करता ही है, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई साइंटिस्ट तो बेटा करेगा ही। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जो पता लगाया सबसे पहले, जो अगर हम बात करें कि कौन है इसके पिता, किसने खोजा, तो बेटा वो है कौन, मेंडल, और इनका पूरा नाम है सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको कहा जाता है आनुवंशिकी के पिता। ठीक है, क्लियर है, क्लियर, बिल्कुल बहुत अच्छे से। और बेटा अगर और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वीआईपी बैच को। ठीक है, क्या ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, आप हमारे वीआईपी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके है, चलिए तो अब यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके पॉइंट्स को। तो बेटा सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ये कहाँ के भाई, ऑस्ट्रिया जो है ना एक देश है, क्या है बेटा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया क्या है बेटा, आपका एक देश है। तो इस देश के कौन से बेटा, ब्रुन नामक स्थान में। ठीक है, क्या था, ब्रुन नामक क्या होता है बेटा, एक स्थान है उस जगह पे। तो ठीक है, तो स्थान में ईसाइयों के एक मठ में क्या थे, यानी कि आप कह सकते हो कि भाई पादरी थे। ठीक है, तो वहीं पे क्या हुआ था कि वहीं से इस चीज़ की शुरुआत हुई। क्लियर है, क्या हुई, वहीं से इस चीज़ की आपकी शुरुआत हुई थी। तो ये जो शुरुआत आपकी हुई है तो कहाँ से हुई भाई, जो मेंडल थे वो कहाँ थे भाई, चर्च में पादरी थे। अब ये क्या कर सकते थे भाई, किसी एनिमल पे तो रिसर्च कर नहीं सकते थे। इसकी ना एक बहुत प्यारी स्टोरी है वैसे। ठीक है, तो जब हम इसका एक वन शॉट लेंगे ना तब आपको वो स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत प्यारी स्टोरी है। तो अब वो चर्च में है भाई, वो ऐसे एनिमल को नहीं मार सकते, कोई भी जानवर को, किसी भी चीज़ को, है ना। तो इन्होंने सोचा कि ये चलो प्लांट पे कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने किसमें इनके बारे में और भी बहुत अच्छी बातें, वो भी आपको धीरे धीरे लेक्चर में पता लगेंगी। तो इन्होंने प्लांट पर अपनी रिसर्च की, और बात आई रिसर्च की तो भाई किस पर रिसर्च करें, है ना। इनका ये नहीं कि आप कह सकते हो इनका पहले से बहुत ज़्यादा वो था कि भाई अच्छा ये चीज़ हुई है, यानी कि एक बार क्या होता है कि कहा यह जाता है कि ये एक गार्डन में बैठे थे, वहाँ पे इन्होंने देखा कि अगर एक फूल ऐसा है दूसरा वैसा, ये आखिर क्यों हो रहे हैं, तो वहीं से इनके दिमाग में आइडिया आया था। अब बात है कि किस पर रिसर्च की जाए, किस पौधे पर, क्योंकि जानवर पर किसी पे कर नहीं सकते, तो इन्होंने चुना था बेटा कौन सा, मटर का पौधा। ठीक है, इन्होंने क्या चुना, मटर का पौधा। क्यों, अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर मैम मटर का पौधा ही क्यों चुना और कोई क्यों नहीं चुना। पौधे तो यानी कि अगर हम बात करें बहुत सारे होते हैं, फूल और भी बहुत सारे, गेंदे का फूल हो गया, इतने सारे फूल हो गए, वो सब क्यों नहीं लिए जाते, सिर्फ यही क्यों लिया जाता है ना। इन्होंने यही क्यों चुना, तो ये भी हम जानेंगे क्यों चुना।
क्लियर। चलिए, तो अभी यहाँ पे एक बार पॉइंट देख लीजिए, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों आखिर चुना गया। मेंडल ने कोई और पौधा आखिर क्यों नहीं चुना। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नंबर 1 ध्यान से देखना कि मेंडल ने मटर का, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मटर का जो भाई बोटेनिकल नेम होता है वो होता है आपका पाइसम सटाइवम। 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने जो चुना था बेटा वो चुना था आपका मटर का पौधा। ऐसा नहीं है कि भाई इसका कोई एक रीज़न रहा है, इसके बहुत सारे रीज़न रहे थे, ठीक है। उन्हीं रीज़न को हम लोग देखेंगे। क्लियर है कि भाई जो मेंडल थे उन्होंने क्यों मटर का आखिर पौधा चुना। तो बेटा मेंडल ने चुना था मटर का पौधा क्यों, क्योंकि उसमें एक नहीं इतने सारे अनेक गुण थे कि उन्होंने क्या करा कि भाई वहाँ पे मटर का पौधा चुना। सबसे पहली चीज़ नंबर 1, ठीक है, बहुत ध्यान से सुना, बहुत ईजी है। क्या है कि इनका जीवन काल बेटा आखिर होता क्या है। सबसे पहली चीज़ ध्यान से देखो, ठीक है, इनका जीवन काल, इनका जीवन काल छोटा होता है, ठीक है। इनका जीवन काल क्या होता है बेटा, छोटा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई बहुत ही कम समय में, यानी कि बेटा बहुत ही कम समय के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कर सकते हैं क्योंकि इनका जीवन काल क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। यानी कह सकते हैं कम होता है जीवन काल, बहुत कम होता है, छोटा होता है। तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उनका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। जब रिजल्ट जल्दी आएगा तो फिर आपको लगेगा गलत, आप वापस करोगे। तो इनका जीवन काल छोटा, सबसे बड़ी चीज़ यही हो गई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें इनमें नॉर्मली क्या, इनमें हम अगर हम बात करते हैं स्वपरागण तो हो ही सकता है, परपरागण भी हम करा सकते हैं। क्लियर। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे और मेंडल जो थे सबसे बड़ी चीज़ जो थी, उन्हें मटर के पौधे में क्या मिल चुके थे, 7 जोड़ी ऐसे लक्षण मिल गए थे। किसके बेटा, ठीक है, किसमें 7 जोड़ी उनको ऐसे लक्षण मिल गए थे बेटा जो उन्हें किसी और पौधे में नहीं मिले, ठीक है। तो जो उन्हें किसी और पौधे में नहीं मिले थे। क्लियर। अब वो कौन कौन से लक्षण थे उनको जानेंगे। सबसे पहले बेटा आ जाइए यहाँ पे, क्या देखा गया है यहाँ पे, सबसे पहला जो लक्षण था, अब ध्यान से देखना बेटा, इधर आपको मिलेंगे लिखे हुए लक्षण, इनको आप कॉपी बनाएंगे। मैं वापस बता रही हूँ, बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो सीधा इस तरीके से आता है, बोर्ड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बोर्ड का सीधा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जाता कैसे आखिर, बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। चलो, इम्पॉर्टेंट है एंड इस बार के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट और किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं है, सभी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्लियर। क्या क्वेश्चन क्या आता है कि मेंडल ने, ठीक है, मेंडल ने किसका, हाँ जी, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। ओके, मेंडल ने मटर का पौधा आखिर क्यों चुना। ये आपका जो जाता है बेटा ये शॉर्ट में जाता है, ठीक है। अभी 1 नंबर वाले कहाँ से निकलेंगे क्वेश्चन वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चलो, अब लक्षणों को जानने के, भाई मेंडल को मटर के पौधे इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि उन्हें 7 जोड़ी ऐसे लक्षण मिल गए जो कोई और नहीं थे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभावी और अप्रभावी, ये भी मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है। सबसे पहले जानो लक्षण। पहला क्या है कि उन्होंने देखा बीज का आकार। अब बीज का आकार यहाँ पे अगर गोल बीज भी था, झुर्रीदार बीज भी था, यानी कि अगर गोल बीज है तो उसका अपोजिट झुर्रीदार बीज, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, दिन रात नाना नानी ये वो है ना, पढ़ते थे विलोम शुद्ध, ऐसा ही मान लो, गोल झुर्रीदार पीला हरा, इस तरीके से लक्षण थे कि अगर गोल बीज है, बीज का आकार है, यानी कि अगर वो गोल है तो उसी में उसका झुर्रीदार बीज भी है। आगे बीज का रंग, यानी कि अगर बीज का रंग उसका पीला रंग है तो उसी में उसका हरा रंग भी है। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करें, फूल का रंग बैंगनी है तो सफ़ेद भी है। आगे आ जाइए नेक्स्ट, फली का आकार, अगर फली फूली हुई है, ठीक है, फूली हुई फली है तो सिकुड़ी हुई भी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फली का रंग, तो बेटा फली का रंग अगर हरा है तो वहाँ पे आपका कौन सा, पीला भी है। ओके, साथ ही साथ बेटा आ जाते हैं यहाँ पे पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति अक्षीय और अंत्य, 2 तरीके से आपकी थी। क्लियर है।
चलो तो यहाँ पे ये वो 7 जो लक्षण थे। एंड अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या मैम ये हमें बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं डायग्राम। तो मैं आपको बता दूं कि ये डायग्राम बनाने को नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि गोल लक्षण कैसा लक्षण है, क्या वो प्रभावी लक्षण है या वो अप्रभावी लक्षण है। अब आपको यही नहीं पता होगा कि आखिर प्रभावी और अप्रभावी होता क्या है ना। यही नहीं पता होगा बेटा प्रभावी और अप्रभावी आखिर होता क्या है। क्लियर? ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे सबसे पहले आ जाओ इधर। आपने 2 वर्ड पढ़े बेटा, क्या पढ़ा पहला? इधर आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट में। चलो ठीक है, लास्ट एक और लक्षण था तने की ऊंचाई वाला, बट इसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, आपने 6 लक्षण देखे, 7वां भी दिखा दिया, बट उससे पहले एक बार एक पॉइंट को समझ लो। प्रभावी, ठीक है, प्रभावी क्या होता है? अच्छा आप एक चीज सोचो, एक मोटा इंसान है और एक पतला इंसान है। मोटा इंसान जो है बेटा जब वो पतले में धक्का मारेगा, क्या पतला इंसान गिरेगा? नहीं गिरेगा? गिरेगा, सिंपल सी बात है ना। यानी कि एक मान लो कि एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा है जो दूसरे पर हावी रहता है ना। होता है कि एक कमज़ोर है और दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा ताकतवर। अगर आम भाषा में समझना है प्रभावी क्या होता है तो ये मान लो बेटा, प्रभावी जो होते हैं ये मान लो कि ये होते हैं एक तरीके से ताकतवर। ठीक है, जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसकी, अप्रभावी की, तो ये मान लो बेटा अप्रभावी जो होते हैं ये होते हैं आपके बहुत कमज़ोर। ये नहीं कि बेटा ये लड़ाई लड़ाई करेंगे, ना ना ना, ये समझने के लिए आपको ये वर्ड यूज़ करने हैं कि प्रभावी क्या होता है और अप्रभावी क्या होता है। प्रभावी क्या है? मैंने बोला बहुत ताकतवर। मैंने कहा अप्रभावी क्या है? भाई मैंने बोला बेटा बहुत ज़्यादा कमज़ोर। ठीक है, क्या बोला मैंने? बहुत ज़्यादा कमज़ोर। तो वहीं पे ये चीज़ क्या हो जाती है कि प्रभावी जो होते हैं, ठीक है, ये अपने आप को प्रकट कर पाते हैं। क्या होते हैं? अपने आप को क्या कर पाते हैं बेटा? प्रकट कर पाते हैं। ठीक, अब वहीं पे जो आपका बेटा अप्रभावी होता है, ठीक है, क्या होता है? जो अप्रभावी होता है ये अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते। तो अप्रभावी क्या नहीं कर पाते हैं बेटा? अप्रभावी जो होते हैं ये अपने आप को, किसको? अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, या कर पाते। ठीक है, कैसे? अच्छा चलो एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक लाल और एक सफ़ेद रंग को देखा है आपने? एक लाल रंग होता है, एक सफ़ेद रंग। जब आप बेटा सफ़ेद में आप लाल रंग को मिलाते हो, ठीक है, लाल रंग मिलाया आपने। अब आपने सफ़ेद में क्या किया बेटा? आपने सफ़ेद में आपने क्या किया बेटा? वहाँ पे लाल रंग को मिलाया। अब वो लाल रंग जैसे आपने सफ़ेद में मिलाया, क्या वहाँ पे सफ़ेद आपको दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा होगा। दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो जब हमने क्या किया बेटा, जो सफ़ेद रंग था यानी कि उसमें जब लाल रंग को मिलाया तो सफ़ेद तो वहाँ से गायब ही हो गया, है ना। अब वो डिपेंड करता है कैसे, क्या सफ़ेद रहेगा? नहीं, या तो वो गुलाबी होगा या जितना आप ज़्यादा लाल रंग मिलाओगे वो तो ज़्यादा लाल हो जाएगा। तो वो लाल रंग क्या था? प्रभावी था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे अपने आप को प्रकट कर पा रहा था, जबकि वो जो सफ़ेद था वो वहाँ पे मिलाया था हमने सफ़ेद, लेकिन वो वहाँ पे तब भी नहीं दिखा, यानी कि वो होते हुए भी अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया। समझ आया क्या होते हैं? तो इसी तरीके से यानी प्रभावी जो होते हैं ये अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, जबकि बेटा अप्रभावी ये अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते। बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि अगर गोल बीज है, ठीक है, वो सीधा ऐसे पूछेंगे गोल बीज है तो बताओ कि ये कैसा लक्षण है, क्या ये प्रभावी लक्षण है, क्या ये अप्रभावी लक्षण है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि गोल बीज है तो वो कैसा लक्षण है, कि वो आपका प्रभावी लक्षण है या वो आपका अप्रभावी हो जाता है। तो गोल बीज जो होता है बेटा ये आपका प्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपना को प्रकट कर पा रहा है। आपको बस इस चार्ट में यही ध्यान रखना है। तो एक बार हम क्या करेंगे, वापस से अब इन सभी को देखेंगे तो ये जो आपको अब अच्छे से और ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार हमने पढ़ा, अब मैंने आपको बहुत अच्छे समझा, अब आपको और भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे? कि भाई लक्षण थे ये साथ साथ में, और कितने जोड़ी हैं बेटा? 7
ठीक है, 7 जोड़ी लक्षण थे, जोड़े में ही बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है? प्रभावी। प्रभावी समझे, यानी कि ये जो लक्षण है ये अपने आप को प्रकट कर पाएंगे। अप्रभावी जो है यानी कि ये क्या होंगे बेटा? ये अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएंगे। लक्षण कौन से थे? बीज का आकार। ठीक है, पहला लक्षण क्या है बेटा? बीज का आकार, जिसमें गोल कैसा है? प्रभावी लक्षण है, जबकि झुर्रीदार जो है वो आपका अप्रभावी लक्षण है। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। बीज का रंग बेटा, पीला रंग अगर बीज की बात करें, ध्यान सुन लेना, इनमें कंफ्यूज मत होना, बीज के रंग की बात कर रहे हैं। बीज का रंग अगर पीला होगा तो वो प्रभावी लक्षण होगा, ठीक है। और जबकि अप्रभावी है तो बेटा वो कैसा होगा? यानी कि अगर हरा है वो कैसा होगा? अप्रभावी हो जाएगा। बीज का रंग अगर कैसा है बेटा? हरा, तो वो कैसा होगा? अप्रभावी। दूसरा लक्षण। तीसरे लक्षण की बात करते हैं। फूल का रंग अगर बैंगनी है, कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण। अगर वहीं पे फूल का रंग कैसा है बेटा? सफेद है, तो वो कैसा हो जाएगा? अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। फली का आकार, यानी कि कौन सा लक्षण आ गया आपका? चौथा लक्षण। अगर फूली हुई है तो वो प्रभावी है, सिकुड़ी हुई है अप्रभावी। वापस बोल रही हूँ, एग्जाम में आपको ये फली वगैरह या फिर ये जो फूल वगैरह हैं ये बनाने को नहीं आएंगे। आपके इन लक्षणों को पूछेंगे कि भाई कौन से वो 7 लक्षण थे, या तो वो ये सीधा पूछ सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन कम पूछते हैं, ज़्यादातर वो यही पूछते हैं कि गोल बीज का होना प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। झुर्रीदार बीज का होना, क्या वो प्रभावी लक्षण या वो अप्रभावी लक्षण? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। तो यहीं पे नेक्स्ट बेटा आपके कितने लक्षण होंगे? 4। ठीक है, 5वां लक्षण क्या है? फली का रंग। अब ध्यान से देखना, जब हमने बीज का रंग देखा था, क्या देखा था बेटा? बीज का रंग जब देखा था, अगर बीज का रंग पीला था तो वो प्रभावी था, और हरा था तो वो अप्रभावी था। लेकिन बेटा जब हम बात करेंगे किसकी? फली के रंग की, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? कि अगर हरा है तो वो प्रभावी हो जाएगा, और फली का रंग अगर आपका पीला है तो वो आपका अप्रभावी हो जाएगा। क्लियर? पुष्प की स्थिति आपका छठा जो था वो था अक्षीय और अंतीय, एंड बिल्कुल जो लास्ट आपका 7वां था, अब इसको डिटेल में पढ़ो कि तने की ऊंचाई। ठीक है, अगर तने की ऊंचाई यानी कि लंबा है, यानी लंबापन है, तो वो प्रभावी लक्षण होगा, और बोनापन है तो वो आपका अप्रभावी। क्लियर बेटा? तो ये थे आपके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, जिसमें प्रभावी जो होता है वो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, जबकि अप्रभावी जो होता है वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इंग्लिश में आपने एक चीज़ देखी होगी, आप क्या से पढ़ते हो? एक अंग्रेजी के बड़े अक्षर पढ़ते हो, है ना, यानी कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, ये पढ़ते हैं आप क्या? अंग्रेजी के बड़े अक्षर, है ना, जो यानी कि जो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। एक होते हैं जिनको आप किस में लिखते हैं? अंग्रेजी के, ठीक है, यानी कि एक होता है कि जिसको आप लिखते हैं अंग्रेजी के छोटे अक्षर से, यानी कि आपका अंग्रेजी के बड़े अक्षर कौन से? कैपिटल लेटर कौन से होते हैं? जैसे ए हो गया आपका, बी हो गया, सी, डी, जो आप ये लिखते हो। छोटे अक्षर कौन से होते हैं? जिनको आप ऐसे लिखते हो, ए, बी, सी, डी, ये सब। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, प्रभावी लक्षण जो होते हैं बेटा, कौन से वाले? प्रभावी लक्षण। ठीक है, तो बेटा जो ये प्रभावी लक्षण होते हैं इनको लिखा जाता है अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। ठीक है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है, यानी कि आप प्रकट करते हैं, आप ये बोलेंगे। और वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा अप्रभावी की, ठीक है, किसकी? अप्रभावी लक्षण की, तो याद रखना इसको आप लिखते हैं किससे? अंग्रेजी के छोटे अक्षर से। किससे लिखते हैं? इनको आप लिखते हैं अंग्रेजी के, ठीक है, किससे? छोटे अक्षर से। ठीक, क्लियर है? तो आज हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। चलिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया पढ़ना बेटा, एंड सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा कि लिख लीजिए डेफिनेशन किसकी? विभिन्नता की, एंड साथ ही साथ आपका भाई विभिन्नता क्यों ज़रूरी है। फिर हम आए आगे कि भाई आखिर आनुवांशिकता की डेफिनेशन क्या होती है, हमने वो जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि भाई आनुवांशिकी या फिर अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, ये क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पे
क्या जाना बेटा हम लोगों ने कि आनुवांशिकी के आखिर पिता कौन है भाई, किसने सबसे पहले किया, पता लगा भाई वो कौन है, मेंडल। उनका पूरा नाम क्या है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। कहाँ के थे ये मैंने बताया, ठीक है। और साथ ही साथ भाई खोज की होगी किसी ना किसी पे तो, कि भाई इन्होंने की थी मटर के पौधे पे। भाई मटर का पौधे क्यों चुना, और भी तो बहुत सारे, क्योंकि बेटा मटर के पौधे में इन्हें वो सब चीज़ें मिल गई थी जो इन्हें किसी और पौधे में नहीं मिल रही थी। जैसे इनका जीवन काल छोटा होता है वैसे स्वपरागण होता है नॉर्मल, हम इनके बट कृत्रिम तरीके से हम इनमें परपरागण भी करा सकते हैं। और उसके अलावा 7 जोड़ी ऐसे लक्षण थे जो किसी और इन्हें पौधे में मिले ही नहीं। कौन कौन से, जैसे आपका क्या आ जाता है बेटा यहाँ पे, बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, साथ ही साथ फली का आकार, नेक्स्ट आपका फली का रंग, पुष्प की स्थिति, और नंबर 7वां और आखिरी लक्षण 7वां जो है वो है तने की ऊंचाई। तो ये 7 जोड़ी लक्षण मिल गए थे मेंडल को मटर के पौधे में। और प्लस साथ ही साथ हमने जाना कि प्रभावी और अप्रभावी के, क्योंकि वो क्या थे 7 जोड़ी लक्षण जिसमें एक प्रभावी है तो उसका दूसरा अप्रभावी भी है। और प्रभावी वो होते हैं जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, जबकि अप्रभावी वो होते हैं जो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। और प्रभावी लक्षण जो होते हैं इनको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं, जबकि अप्रभावी को हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे कौन सा लेटर यूज़ करना है ये भी आपको बताऊंगी मैं, और कहाँ पे कैसा छोटा अक्षर यूज़ करना है ये भी हम बताएंगे। तो वो बताऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, मेंडल के नियम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टार्ट होगा मेंडल के नियम को पढ़ना। तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड एग्जाम में सीधा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट में भी जाता है, तो बहुत ध्यान से, ठीक है। और वहाँ से 1 नंबर के भी निकलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग। आई होप आपको आज बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलिए बाय बाय।